जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं साधु और चतुर ठग की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शाम का वो वक्त था जब न दिन पूरी तरह जाता है और न रात पूरी तरह आती है। हवा में एक नमी सी तैर रही थी, जैसे बारिश का वादा किए बैठी हो पर गिरती नहीं। रास्ते पर दूर दूर तक खामोशी पसरी हुई थी। बस कहीं कहीं पेड़ों की पत्तियां हिलकर सरसराहट की आवाज करतीं, और वो भी ऐसे मानो किसी को चेतावनी दे रही हों कि आगे कुछ सामान्य नहीं है। इसी सुनसान माहौल में एक साधु नंगे पैर चलता जा रहा था। करीब 45-50 वर्ष की उम्र, ऊंट जैसे लंबे कदम, कंधे पर गेरुए रंग की झोली और कमर पर बंधी रस्सी जिसमें छोटे छोटे पाउच लटक रहे थे। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं, ऐसी शांत कि देखकर लगे ये आदमी कुछ जानता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। वो चलते चलते कभी आकाश की ओर देखता, फिर धरती पर, मानो दोनों से बराबर बातें कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। इस वीरान रास्ते की खामोशी उसे परेशान नहीं करती थी, जैसे वो इस शांति का ही हिस्सा हो। लेकिन अचानक उसने एक कदम रोका। कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी, इतनी धीमी कि कोई और सुन भी ना पाए, पर साधु खैरा कम महसूस करने वाला नहीं था। उसने बाईं तरफ देखने की कोशिश की, जहां सड़क के किनारे सिर्फ सूखी घास और झाड़ियां थीं। कुछ नहीं दिखा, पर उसका कदम वहीं थम गया। घास के पीछे से धूल का एक छोटा सा गुबार उठा, इतना छोटा कि किसी जानवर के दौड़ने से भी कम, पर इतना साफ कि छुपा ना रह सके। और अगले ही पल एक आदमी झाड़ियों के बीच से निकलकर सड़क के बीच आ गया। करीब 30 साल का, पतला दुबला शरीर, चेहरे पर इतनी मासूम मुस्कान कि पहली नजर में कोई भी उसे भरोसेमंद समझ ले। पर उसकी आंखें, वे उसकी मुस्कान से मेल नहीं खाती थीं। उनमें एक तेज चमक थी, बहुत तेज, बहुत चालाक, जैसे कोई हमेशा कुछ न कुछ सोच रहा हो, कुछ ऐसा जो सामने वाले को पता भी ना चले। उसने साधु को देखते ही विनम्र सा सिर झुकाया, पर वो झुकाव भी इतना अभ्यास किया हुआ था कि नकली लगता था। प्रणाम बाबा, आप यहां अकेले? ये रास्ता इस समय थोड़ा खतरनाक रहता है। साधु ने बस उसकी आंखों में देखा, बिना मुस्कुराए, बिना चौंके। खतरा? साधु ने धीमी आवाज में कहा। जो खतरा दिखाई देता है वो कभी असली नहीं होता। असली खतरा वो होता है जो दिखाई नहीं देता। ठग के होठों पर मुस्कान ठिठकी। शायद वो साधु की बात से प्रभावित हुआ, या शायद थोड़ा हिला, पर उसने चेहरे पर कुछ भी आने नहीं दिया। मैं तो बस आपकी मदद के लिए आया था। मैं यहां आसपास ही रहता हूं। उसने ऐसे कहा जैसे वो गलती से सच्चाई कह बैठा हो, पर तुरंत संभलकर वाक्य बदल दिया। मेरा मतलब है, मैं यहां अक्सर आता जाता हूं। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े, उसकी चाल, उसके कदमों की दूरी, उसके हाथों का झूठा कंपन, और फिर उसका सवाल पूछे बिना ही जवाब दे दिया। जो तुम छिपाकर रख रहे हो उसे छिपाकर ही रखना, अभी समय नहीं आया है। ठग के चेहरे से थोड़ा सा रंग उड़ गया। एक पल के लिए वो सच में डर गया, क्योंकि सच ये था कि उसके पास छिपाकर रखने लायक कुछ था, बहुत कीमती, बहुत जोखिम भरा। और ये साधु ये कैसे जान गया? लेकिन वो तुरंत मुस्कुराया, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ा हो। बाबा, आप तो मजाक भी ऐसे करते हैं जैसे सब जान लेते हों। उसने बात हल्की करने की कोशिश की। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर आगे चलने लगा। लेकिन ठग इतने आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ चल सकता हूं? उसने आगे बढ़कर पूछा। रात होने वाली है, ऐसे में साथ अच्छा रहता है। साधु रोका नहीं,
पर उसने आवाज में थोड़ा सा इशारा किया। चलो, पर हर रास्ते की मंजिल एक नहीं होती, इसे याद रखना। ठग मुस्कुराया। उस मुस्कान में अब जिज्ञासा भी थी और एक शातिर चमक भी। मंजिल? उसने मन ही मन सोचा। बाबा, मेरी मंजिल तो आप ही हैं। वो साधु के ठीक पीछे पीछे चल पड़ा। आधी शाम, आधा अंधेरा, और दो आदमी, एक जिसके पास शक्ति थी जिसे वो दिखाता नहीं था, दूसरा जिसके पास चालाकी थी जिसे वो छिपा नहीं पाता था। और इस तरह उनकी पहली रहस्यमयी मुठभेड़ शुरू हुई, जहां दोनों एक दूसरे को अनजाने में परख रहे थे, पर दोनों को एक बात समझ आ चुकी थी, सफर साधारण नहीं होने वाला, और खेल अब शुरू हो चुका था। सड़क धीरे धीरे और संकरी होती जा रही थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, पर अंधेरा अभी अपना कब्जा जमाने में व्यस्त था। आसमान में हल्की सी नीली रोशनी बची हुई थी, जैसे आसमान खुद भी जानना चाहता हो कि आगे क्या होने वाला है। साधु अपनी धीमी, समान गति से आगे बढ़ रहा था, और ठग कुछ कदम पीछे पीछे, बिल्कुल ध्यान से, मानो साधु के हर कदम की माप ले रहा हो। रास्ते में चलते चलते ठग ने कई बार साधु की पीठ को घूरा। वो जानना चाहता था कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि उसने उसकी छिपी हुई बात एक ही नज़र में पकड़ ली। पर साधु की चाल में कोई रहस्य नहीं दिखता था, सीधी, स्थिर, साधारण। फिर भी उसके आसपास एक अजीब सी आभा थी, जैसे वो हर चीज को कहीं पहले से जानता हो। कुछ दूर चलने के बाद साधु अचानक रुका, बिना किसी वजह के, बिना किसी आवाज के। ठग ने भी रुककर चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं, बस पेड़, हवा और पत्तियों का धीमा कंपन। साधु ने धीरे से कहा, आज हवा बहुत बेचैन है। ठग ने हंसते हुए कहा, हवा बेचैन हो या ना हो, इंसान को काम से मतलब होता है। बेचैनी में भी खाना नहीं मिलता बाबा। साधु ने उसकी ओर देखा, सीधे गहरी निगाहों से, जैसे वो उसकी हंसी के परतों के पीछे छिपे डर को देख रहा हो। काम? साधु बोला, तुमने बहुत किया है, पर आज तुम्हारा काम तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। ठग का चेहरा ढल गया। उसने अपने होंठ भींचे, पर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। मतलब? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ठग ने जितनी बन सके उतनी मासूमियत से पूछा। साधु आगे बढ़ा, पर इस बार गति थोड़ी धीमी हो गई। वो चलते चलते बोला, जो तुमने चुराया है उसका वजन सिर्फ हाथों में नहीं होता, मन में भी होता है। और उसका पीछा सिर्फ इंसान नहीं करते, किस्मत भी करती है। ठग एकदम रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। साधु ने एक भी बार चोरी शब्द नहीं बोला था, फिर भी बात निशाने पर थी। एक पल के लिए उसे सच में लगा कि इस साधु में कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन तुरंत ही दिमाग ने उसे झटका। नहीं, ये तो बस बातों से खेलने वाला बूढ़ा है। मैं खुद चालाक हूं, मुझे डराना आसान नहीं। वो साधु के बराबर में आकर बोला, बाबा, आप किस चोरी की बात कर रहे हैं? मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। साधु रुका, उसकी ओर देखा और पहली बार लौ की तरह तेज आवाज में बोला, गठरी खोल दूं जो तुम्हारी कमर से बंधी है। ठग के पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे एक पल को ठंडी पड़ गई। उसका हाथ अनजाने में कमर की ओर चला गया। फिर उसने तुरंत पीछे कर लिया, ताकि किसी को लगे नहीं कि वो घबरा रहा है। कौन सी गठरी? उसने आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। साधु ने मुस्कुराया, एक हल्की पर बेहद समझदार मुस्कान। जिसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो उसी की। पर चिंता मत करो, मैं उसे लेने नहीं आया। मैं तो बस बताने आया हूं कि उसका असली मालिक 3 कोस पीछे तुम्हारे बारे में पूछता घूम रहा है। ठग का गला सूख गया, उसके रगों में जैसे बर्फ बह गई। असली मालिक? उसके होंठों से ये शब्द अपने आप निकल गया। साधु आगे चला गया। ठग वहीं खड़ा सोचने लगा, ये साधु कैसे जानता है कि उसने आज सुबह ही एक धनी व्यापारी की छोटी लकड़ी की पेटी चुराई थी? व्यापारी ने सच में पीछा किया होगा? क्या किसी ने उसे पहचान लिया था? क्या ये साधु उस व्यापारी का आदमी है? सवालों ने उसे घेर लिया,
उसने तेजी से कदम बढ़ाए और साधु के पास पहुंचकर बोला, बाबा, आप क्या क्या जानते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, उतना ही जितना जानना चाहिए, और अभी तुम्हें भी उतना ही जानना चाहिए। ठग ने पूछने की कोशिश की, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु ने उसकी ओर सीधा देखा। उसकी आंखों में अजीब सा ठंडापन था, पर डर नहीं, बस अनुभवी शांति। मदद? साधु बोला। किसकी? तुम्हारी या उस कर्म की जो तुम्हारे पीछे चल पड़ा है? ये सुनकर ठग की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। साधु अचानक आगे बढ़ गया, पर इस बार उसकी चाल पहले से भी धीमी थी, मानो वो ठग को वक्त दे रहा हो, अपने भीतर उठ रहे डर से लड़ने का। ठग ने मन ही मन सोचा, ये आदमी खतरनाक है, इसे जितना जानने से रोका जा सके उतना अच्छा, पर अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे इसका साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके कदम खुद ही साधु के पीछे चल पड़े। सड़क अब उतनी खाली नहीं लग रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन आ गई थी, जैसे पेड़ों तक को पता हो कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। और तभी साधु ने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हारे रास्ते में कोई मिलने वाला है, आज ही, बहुत जल्द। ठग की सांस अटक गई। कौन? साधु ने इतना ही कहा, जिससे तुम सबसे ज्यादा भागते हो। और सड़क फिर से शांत हो गई, पर ठग के भीतर का तूफान अब शुरू हो चुका था। सड़क आगे जाकर दो हिस्सों में बंटती थी। एक रास्ता गहरी ढलान की ओर नीचे जाता था और दूसरा घने जंगल के मोड़ से होकर ऊपर की तरफ चढ़ता था। साधु ने बिना हिचकिचाहट ऊपर वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। ठग उसके पीछे पीछे चला, पर उसके मन में अब पहले से कहीं ज्यादा उतावली थी। साधु की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। गठरी, असली मालिक आज मिलने वाला है। ठग ने अपनी कमर पर बंधी गठरी की ओर एक नजर डाली। वो गठरी दिखने में सिर्फ कपड़े की थी, मामूली, कहीं भी मिलने वाली, पर अंदर जो रखा था वो मामूली नहीं था। उसे याद आया कि कैसे उसने व्यापारी की बैलगाड़ी की रुकावट का फायदा उठाकर ये गठरी झपट ली थी। दूर से देखकर लगा था कि इसमें सोने के छोटे बर्तन हैं, छोटे कटोरे, तसले, प्याले। व्यापारी जैसे किसी मंदिर को दान देने जा रहा था। उसे लगा था कि कुछ भी हो, गठरी की कीमत इतनी होगी कि वो महीनों मौज से खा पी सके। लेकिन उसे एक बात अभी तक समझ नहीं आई थी, गठरी हिलती क्यों है। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। गठरी भारी थी, पर एक ठंडी सी हलचल उसमें कभी कभी महसूस होती थी, ऐसी जैसे कुछ अंदर खिसकता हो। वो इसे सिर्फ सोने के बर्तनों के सड़कने की आवाज मानकर मन को समझा चुका था। कई मिनट तक दोनों चुपचाप चलते रहे। हवा अब साफ सुनाई देने लगी थी, मानो जंगल का हर पेड़ कोई अनजाना रहस्य फुसफुसा रहा हो। अचानक साधु ने रुककर कहा, गठरी नीचे उतार दो। ठग का दिल हलक में आ गया। उसने तुरंत चेहरा सीधा किया और बोला, कौन सी गठरी? साधु ने बिना उसकी बात सुने इशारे से जमीन पर जगह दिखा दी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ठग कहाँ क्या कर रहा है। ठग कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले कमर से बंधी गठरी उतारकर जमीन पर रख दी। उसने ऐसा दिखाया मानो इसमें कोई खास बात ना हो, पर उसके हाथों में आया कंपन छुपा नहीं था। साधु बिल्कुल पास आकर नहीं खड़ा हुआ, वो एक दो कदम पीछे रहा, जैसे वो गठरी को छूना भी नहीं चाहता था। हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज हवा में तैर गई, टिक टिक। ठग ने पहले भी ये आवाज सुनी थी, पर हमेशा उसे अनसुना कर दिया था। पर अब इस शांत माहौल में वो आवाज बिल्कुल साफ लग रही थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या उठाया है? ठग ने हंसी बनाने की कोशिश की। अरे बाबा, मैं कोई पहली बार चोरी थोड़ी कर रहा हूं, सोने के बर्तन हैं बस, कुछ खास नहीं। साधु की आंखें पहली बार पैनी होकर चमक उठीं। सोना कभी हलचल नहीं करता बेटा, सोना कभी सांस नहीं लेता, और ये गठरी सांस ले रही है। ठग के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने कांपते हाथों से गठरी को पकड़कर ऊपर उठाया। गठरी का कपड़ा हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। एक पल के लिए ठग को लगा कि शायद ये उसकी घबराहट का भ्रम है, पर तुरंत फिर हलचल हुई, इस बार और साफ। ठग के होंठ सूखने लगे। ये इसमें क्या है?
साधु ने उसकी ओर नहीं देखा। वो जंगल की ओर देखने लगा और बोला, ये कोई सोना नहीं, ये वो चीज है जिससे उसका मालिक डरता भी है और पीछा भी करता है। ठग को लगा उसकी सांस गले में अटक गई है। उसने तुरंत गठरी खोलने की कोशिश की। कंपन भरे हाथों से गांठ खोलना मुश्किल हो गया। कई सेकंड लगे, फिर गठरी खुली। अंदर सोना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, पुराना और अजीब नक्काशियों वाला। बक्से के ऊपर किसी जानवर जैसी आकृति बनी थी, जिसके दांत बाहर निकले थे और आंखें चौड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे बक्सा किसी को घूर रहा हो। ठग ने बक्सा उठाया। बक्सा जिंदा नहीं था, पर उसमें से गर्मी आ रही थी, भीतर से हल्की गर्म सांस जैसी। ठग ने डरते हुए पूछा, ये आखिर है क्या? साधु ने जवाब दिया, तुम्हें अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ उसका खोल है। अंदर कोई वस्तु है, कोई मंत्रबद्ध चीज, और उसका मालिक उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ठग ने बक्से को नीचे रख दिया, जैसे वो किसी जहरीली चीज को छू बैठा हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने घबराकर कहा, बाबा, अगर मैं इसे वापस कर दूं तो? साधु ने सिर हिलाया। अब देर हो चुकी है। ये सुनते ही ठग को ऐसा लगा जैसे उसकी बची हुई उम्मीद भी बुझ गई। साधु ने थोड़ा झुककर बक्से को देखा और बोला, रात होने वाली है, और रात में ये बक्सा शांत नहीं रहता। ठग ने घबराकर पूछा, क्यों? साधु ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि रात होते ही जो चीज अंदर सोई हुई है वो जागना शुरू करती है। पेड़ों की पत्तियां अचानक तेजी से हिलने लगी। हवा में एक सरसराता डर घुलने लगा। ठग का दिल धड़कता रहा, तेज और तेज, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने को दौड़ रहा हो। ये गठरी, जिसे वो सोना समझ रहा था, उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे किसी अनजानी घबराहट से कांप रही हों। साधु और ठग दोनों उस रहस्यमयी बक्से के सामने खड़े थे, एक जो उसे समझता था और दूसरा जिसने उसे बिना समझे उठा लिया था। ठग के हाथ अभी भी बक्से को छूते हुए कांप रहे थे। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बस साधु की बातों का डर है, पर बक्से से निकलती वो हल्की गरम ठंडी सांस जैसी लहर इसे महज डर नहीं रहने दे रही थी। कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे। साधु मानो किसी और दुनिया में देख रहा था, कहीं आगे कहीं दूर, जहां से खतरा कदम कदम नापते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम जानते भी नहीं ये चीज कैसे लोगों को खा जाती है, एक बार नहीं, बार बार, अंदर से। ठग की आंखें फैल गईं। खा जाती है? ये कोई तंत्र मंत्र का डिब्बा है क्या? साधु ने उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी। न डर था, न हैरानी, पर एक चुभता हुआ गुस्सा जरूर था जिसे वो शब्दों में कह नहीं पा रहा था। डिब्बा नहीं, साधु बोला, ये एक वचन है, एक अधूरी प्रतिज्ञा। किसी ने इसे बंद किया था, किसी वजह से। ठग ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जोर देकर बोला, मैं इसे फेंक देता हूं बाबा, अभी फेंक देता हूं, इससे मेरा क्या लेना देना? साधु ने सिर हिलाया। जो चीज किसी से भागती है उसे कोई फेंक कर नहीं बच सकता, और तुमने इसे चोरी करके अपने भाग्य में बांध लिया है। इस वाक्य ने ठग के भीतर भूचाल ला दिया। उसने कपड़े के ऊपर से अपनी कमर को छुआ, जहां कुछ घंटे पहले तक गठरी थी, जैसे उसे अब भी कोई बोझ महसूस हो रहा हो। साधु कुछ कदम आगे गया और सूखे पत्तों को हटाकर जमीन साफ की। फिर उसने अपने झोले से हल्दी और राख का एक छोटा सा पाउच निकाला। उसने जमीन पर 4 आकृतियां बनाईं, वृत्त, त्रिकोण, आधा चंद्र और एक आधा सूरज। ठग ने आश्चर्य से पूछा, ये सब काहे को बना रहे हो? साधु बिना उसकी ओर देखे बोला, ताकि बक्सा रात में ज्यादा ना जागे। ठग को लगा जैसे उसके पैरों की नसें अचानक सख्त हो गई हों। मतलब ये रात में कुछ करता है? साधु ने एक लंबी सांस ली और बोला, रात इस वस्तु का समय है। जिसने इसे मंत्रबद्ध किया था उसने इसे रात में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया था। दिन में यह सोता सा रहता है, पर रात में अपने मालिक की पुकार सुनता है। ठग पीछे हट गया। उसे लगा जैसे जंगल अचानक बहुत गहरा हो गया हो। बाबा, मुझे नहीं रखना ये चीज, उसने लगभग रोते हुए कहा। आप खुद रख लो,
या नष्ट कर दो, पर मेरे पास मत रहने दो। साधु ने पहली बार घूर कर देखा। मैं इसे छूऊंगा भी नहीं, ये अब तुम्हारा बोझ है, मेरा नहीं। ठग का चेहरा एकदम पीला हो गया। कुछ क्षण तक उसने अपने हाथ पैंट के पास रगड़े, फिर कांपते हुए बोला, क्या ये बक्सा सच में मालिक को बुलाता है? मेरा मतलब वो व्यापारी जिसकी बैलगाड़ी मैंने। साधु ने बात काट दी। वो व्यापारी सिर्फ मालिक नहीं था, वो प्रहरीदार था। ठग की पार्टियों में झंझनाहट दौड़ गई। प्रहरीदार? किसका? साधु ने बक्से को दूरी से देखते हुए कहा, किसी ऐसी वस्तु का जिसका गलत हाथों में जाना ठीक नहीं। तुमने वो चीज चुरा ली जिसे वो आदमी किसी भी तरह से बचा कर ले जाना चाहता था, और उसकी दुनिया अब तुम पर बंद नहीं होने वाली। वो आदमी तुम्हें खोज रहा है, वो अकेला नहीं है। ठग के होंठ सूखे। उसने कांपते कांपते पूछा, अगर वो मुझे पकड़ ले तो? साधु ने शांत स्वर में बोला, तो वो तुमसे बक्सा वापस लेगा, पर तुम वापस नहीं जाओगे। ठग का दिल जैसे किसी ने पकड़कर निचोड़ दिया हो। उसने खुद को संभालने के लिए पेड़ के तने पर हाथ रखा। जंगल में अचानक एक अजीब सी गूंज उठी, बहुत हल्की, बहुत दूर, पर स्पष्ट। साधु ने उस दिशा में देखा और बोला, समय बहुत थोड़ा है, रात का पहला प्रहरी शुरू हो चुका है। ठग ने भयभीत होकर पूछा, क्या करने वाला है वो व्यापारी? साधु ने ठंडी आवाज में कहा, व्यापारी नहीं, उसके पीछे जो चीज तुम्हें सूंढ रही है वही खतरनाक है। ठग ने बक्से की ओर देखा और उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। बक्सा बिल्कुल स्थिर नहीं था, उसकी सतह पर बहुत हल्के कंपन थे, जैसे कोई अंदर से उंगलियां मोड़ रहा हो, धीरे धीरे, निरंतर। साधु ने राख से एक आखिरी चिन्ह बनाया और बोला, तुम्हें आज की रात संभाल कर निकलना होगा। सुबह से पहले हम दोनों किसी सुरक्षित जगह पहुंचेंगे, पर इस रात तुम्हें ये वस्तु और तुम्हारी किस्मत दोनों पर भारी पड़ने वाली है। ठग ने गले में फंसी हुई सांस छोड़ी। उसने एक कदम पीछे हटकर बोला, अगर मैं भाग जाऊं तो? साधु ने सीधा जवाब दिया, तुम भाग सकते हो, पर वो चीज तुमसे तेज भागती है। छोड़ोगे तो भी पीछा करेगी, छिपोगे तो भी ढूंढ लेगी, और अगर आज रात ये जाग गई तो पहले तुम्हें पहचानेगी, फिर बाहर आएगी। ठग अब सचमुच डर चुका था। साधु की आवाज, जंगल की खामोशी और बक्से की कंपन सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। साधु ने आखिरकार कहा, वक्त कम है, आज की रात हमारी पहली परीक्षा है। और ठग ने पहली बार महसूस किया कि शायद मौत उतनी खतरनाक नहीं होती जितना कोई ऐसा बक्सा जो सांस लेता हो। रात की हवा उस पहाड़ी रास्ते से सरसराती हुई गुजर रही थी, मानो किसी अदृश्य परछाई को लेकर आ रही हो। आश्रम से निकलते समय साधु के चेहरे पर वही असामान्य शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ भारी बोझ उसे दबाए जा रहा हो। बाहर खड़ा लैंप पीली रोशनी फैला रहा था, और नीचे घाटी तक डूबते अंधेरे में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। साधु ने एक बार पीछे मुड़कर आश्रम की ओर देखा, फिर अपने कंधे पर लटका छोटा झोला कसकर पकड़ा और धीरे धीरे चलता हुआ रास्ते पर उतरने लगा। पहाड़ी के नीचे उसी समय वो ठग, जो खुद को संत का भक्त बता रहा था, एक पुराने बरगद के तने से टिक कर खड़ा धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें चमगादड़ों की तरह अंधेरे में भी सब साफ देख लेती थीं। पूरे दिन उसने साधु का पीछा किया था, हर आदत, हर कमजोरी नोट की थी। अब वो एक अहम पड़ाव पर था, पहला वार, पहली चाल। उसने अपने अंदाज में एक धीमी मुस्कान फेंकी, जो उसकी धूर्तता का गहरा प्रमाण थी। साधु जैसे ही नीचे उतरा, ठग ने कुछ कदम आगे बढ़कर उसे रोक लिया और सम्मान दिखाते हुए हाथ जोड़ दिए। महाराज, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, उसने बेहद मुलायम आवाज में कहा, जो उसकी असली प्रकृति से बिल्कुल विपरीत थी। साधु शांत भाव से खड़ा रहा, जैसे हर आदमी के भीतर छिपे सत्य को पहचानने की क्षमता उसके पास हो। ठग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वो एक भूला हुआ अनाथ है, जिसे जीवन में दिशा की तलाश है, और वो सिर्फ साधु के साथ थोड़ा चलना चाहता है। उसकी आवाज इतनी भरोसेमंद थी कि कोई भी पहली नजर में धोखा खा जाए। साधु ने अपने पैरों को थोड़ी देर रोका और आंखें बंद करके सांस भरी, जैसे वो इस अजनबी के शब्दों का वजन नाप रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर आई, जैसे पेड़ पौधे भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। कुछ पल बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और ठग को साथ चलने का संकेत दे दिया। ठग मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर शराफत की परत के नीचे उत्साह और चालाकी की एक लहर साफ चमक उठी। उसे लगा कि उसने पहला दरवाजा खोल लिया है।
दोनों रास्ते पर साथ चलने लगे, एक सच के साये में, दूसरा छल के इरादे में। साधु की चाल धीमी और स्थिर थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। ठग बार बार बातचीत शुरू करने की कोशिश करता रहा, कभी भूख प्यास की बातें, कभी जीवन के झूठे संघर्ष, कभी आध्यात्मिकता के दिखावटी सवाल। पर साधु की प्रतिक्रियाएं छोटी, शांत और बेहद संतुलित थीं। इससे ठग कुछ बेचैन होने लगा, जैसे उसकी हर कोशिश एक दीवार से टकरा रही हो। रास्ते में जब नदी का छोटा झरना आया, साधु ने रुककर पानी पिया। चांदनी में उसकी छाया लंबी दिख रही थी, और ठग ने अचानक महसूस किया, उस साधु के आसपास मानो कोई अदृश्य परत, कोई रहस्य, कोई शक्ति मंडरा रही है। उसके मन में एक पल के लिए कन्फ्यूजन पैदा हुआ, क्या ये आदमी सिर्फ भोला भाला यात्री है, या इससे कहीं ज्यादा गहरा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वो ठग था, शक उसका स्वभाव था, और विश्वास उसका सबसे बड़ा दुश्मन। जब वे फिर से चलने लगे, ठग ने पहला गंभीर वार खेलने की कोशिश की। उसने साधु से अपनी झूठी दुख भरी कहानी साझा की, कैसे उसके परिवार को किसी ने लूट लिया, कैसे उसके पास कोई सहारा नहीं, कैसे वो अपनी आखिरी आशा लेकर साधु के पास आया है। वो ये सब कहते समय अपनी आंखों में जानबूझकर पानी भी ले आया, ताकि साधु पिघल जाए। लेकिन साधु उसकी ओर देखता रहा, न गर्मजोशी से, न कठोरता से, बस एक गहरी पारदर्शी नजर से। और ठग के मन में पहली बार एक छोटा सा डर उभरा, क्या उसने साधु को कमाका था? फिर भी वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस साधु को फंसाकर उसका रहस्य हड़प कर ही दम लेगा। चलते चलते उसने साधु के झोले पर नजर डाली। छोटा सा झोला, हल्का, बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन निश्चित रूप से अंदर कोई मूल्यवान चीज छिपी होगी। उसके भीतर लालच की आग तेज होने लगी, और उसने मन ही मन अगली चाल बुननी शुरू कर दी। रात गहराती चली गई, ठंडी हवा तेज होती गई, और दोनों आगे बढ़ते रहे। किसी को पता नहीं था कि यह सफर सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो दुनियाओं, दो इरादों और दो रहस्यों के बीच चल रहा था। और पहली बार ठग को लगा कि उसकी चालें शायद इतनी आसान नहीं होंगी जितना उसने सोचा था। सड़क अब धीरे धीरे जंगल में बदलने लगी थी। पत्थर की जगह मिट्टी और सूनी हवा की जगह पेड़ों की सरसराहट। चांदनी शाखों से छनकर नीचे गिर रही थी, जिससे रास्ता धुंधले धुंधले पैटर्न में बंटा हुआ दिखता था। साधु चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में वही स्थिरता थी, वही शांति, जैसे वह जगह जगह फैले अंधेरे को भी पहचानता हो। ठग उसके ठीक पीछे था, लेकिन उसके दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। कैसे इस आदमी का विश्लेषण किया जाए, कैसे उसके इरादे समझे जाएं, और सबसे बढ़कर कैसे उसकी कीमती चीजें हासिल की जाएं। ठग ने अपनी चाल शुरू की। उसने एक ऐसी जागरूकता से कदम बढ़ाए कि साधु के पैरों की चाल, सांसों की लंबाई और उनके चेहरे का हल्का तनाव सब उसकी नजरों में था। वह आदमी जीवन भर छल कर चुका था, इसलिए उसकी आंखें हमेशा दूसरे की कमजोरी ढूंढती रहती थीं। उसने साधु के हाथों को गौर से देखा। साधारण, शांत, पर उनमें किसी पुराने आदमी जैसी थकान नहीं थी। उनकी पकड़ में एक अनचाहा आत्मविश्वास था। यह देखकर ठग की बेचैनी थोड़ी और बढ़ी। चलते चलते वह अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा, जानबूझकर। उसने गिरते ही अपने टखने को पकड़ा और दर्द से कराहने लगा। महाराज, लगता है मोच आ गई, शायद आगे चल पाना मुश्किल हो जाएगा। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी बिना सोचे समझे उस पर दया कर दे। साधु ने रुककर उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर चिंता के बजाय सिर्फ एक साधारण सी जिज्ञासा दिखी। वह बैठा, ठग के टखने को हल्के से छुआ और एक पल बाद बोला, कुछ नहीं हुआ, तुमने गिरने का बस अभिनय किया है। ठग के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि साधु इतनी आसानी से उसकी सस्ती चाल पहचान लेगा। उसने हंसकर खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं महाराज, मुझे सच में, साधु ने बात काटते हुए कहा। जो आदमी सच बोलता है उसकी सांसें इतनी बेचैन नहीं होती हैं। और वो उठकर आगे चल दिया। ठग कुछ क्षण वहीं बैठा रह गया। उसके गर्दन के पीछे पसीना जमा हो गया था, ठंडी हवा के बावजूद। साधु का ये जवाब सटीक ही नहीं, बल्कि सीधा उसकी मंशा को भेदता था। उसे पहली बार लगा कि यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके भीतर कहीं एक अजीब सा डर जागा, पर डर के साथ साथ लालच की आग भी भीतर गहराती गई। जितना यह आदमी कठिन था, उतना ही उसके पास कुछ अनमोल होने की संभावना मजबूत हो रही थी। कुछ देर बाद वह उठकर फिर चल पड़ा, अब सतर्क होकर। पर उसके दिमाग में अब दूसरी चाल तैयार हो चुकी थी। इस बार भावनाओं की नहीं, बल्कि भरोसे की। उसने साधु से कहानियां छेड़नी शुरू की। उसने अपने बचपन, अपने संघर्ष, अपनी भूख, अपने दर्द, सबका एक सुंदर जाल बुनकर सुनाना शुरू किया। वह सड़क पर चलते चलते
हाथ हिलाते हिलाते, आवाज में उतार चढ़ाव लाते हुए इतना विश्वसनीय अभिनय कर रहा था कि कोई भी मूर्ख प्रभावित हो जाए। लेकिन साधु, वह बस सुनते रहे, बिना प्रतिक्रिया के। ठग को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह एक गहरे कुएं में अपनी आवाज फेंक रहा है, जो वापस भी नहीं लौटती। थोड़ी देर बाद साधु ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने ठग को भीतर तक हिला दिया। तुम ये कहानियां मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं, या तुम अपने झूठ को सच मानना चाहते हो? ठग के पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी ढीली लगने लगी। उसने कई सालों में दर्जनों को मूर्ख बनाया था, लेकिन किसी ने उसकी मनोवृत्ति को इतनी साफ तरह से नहीं पढ़ा था। फिर भी उसने खुद को संभाला, चेहरे पर शांति की परत चढ़ाई और बोला, महाराज, मैं सिर्फ आपका समय काटने की कोशिश कर रहा था। साधु की आंखें उस पर टिक गईं, थोड़ी देर तक, बिना पलक झपकाए। फिर उन्होंने बस इतना कहा, समय काटा नहीं जाता, समझा जाता है। ये वाक्य ठग के दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि साधु उसे क्या समझाना चाह रहे थे, या यह सिर्फ एक दृश्य था जिसमें वह खुद अपनी चालों से धीरे धीरे पराजित होता जा रहा था। ठग की चालें नाकाम हो रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक हठ भी था, वह अभी हार नहीं मानेगा। रात और घनी हो गई थी। दूर कहीं लोमड़ियों की आवाज आ रही थी। पेड़ों पर जुगनू चमकने लगे थे, और इस बढ़ते अंधकार में दो परछाइयां साथ साथ आगे बढ़ रही थीं, एक सीधे रास्ते पर, दूसरी मुड़ते तिरछे इरादों में। लेकिन ठग को अभी भी नहीं पता था कि इस कहानी में असली खेल किसके हाथ में है। जंगल की बारीक सरगोशियां अब और साफ सुनाई दे रही थीं। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए चांदनी कहीं कहीं टूटकर जमीन पर गिरती थी, जैसे किसी फटी हुई चादर से रोशनी टपक रही हो। रास्ता संकरा हो गया था और दोनों के बीच की खामोशी गहरी। साधु बिल्कुल शांत, अपने स्थिर गति से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि ठग हर थोड़ी दूरी पर पीछे मुड़कर देखता, मानो उसे किसी अदृश्य मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। ये एहसास बेवजह नहीं था। जंगल जितना स्थिर दिखता था, उतनी ही छल से भरा भी था। पत्तों की मामूली सरसराहट में भी कहीं कहीं ऐसा लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। ठग ने कई बार सोचा कि यह सिर्फ उसकी बेचैनी है, लेकिन हर बार उसकी गर्दन पर एक अजीब सी ठंडक उतर आती। आखिर वो पूरे दिन एक ऐसे आदमी के साथ था जो उसकी किसी भी चाल को पहचान ले रहा था। डर का हल्का कंपन उसके भीतर फैलने लगा था। लालच अभी भी मजबूत था, लेकिन उसके आसपास का अंधेरा उसकी हिम्मत को हल्का हल्का कुतर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु रुके। सामने एक पुराना, काई से ढका पत्थर था, एक तरह का निशान। उन्होंने हल्का सा झोला नीचे रखा और बिना पीछे देखे कहा, यहीं से जंगल की असली सीमा शुरू होती है। ठग की आंखें सिकुड़ गईं। जंगल की असली सीमा? ये कैसी बात थी? उसने पूछा, मतलब अभी तक हम कहाँ थे? साधु ने धीरे से कहा, अभी तक तुम सिर्फ रास्ते से गुजर रहे थे, पर आगे से जंगल तुम्हें परखना शुरू करेगा। ये सुनते ही ठग के भीतर की बेचैनी अचानक और गहरी हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद साधु किसी रहस्यमय चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपनी शंका को निगलते हुए एक तिरछी मुस्कान ओढ़ी और बोला, जंगल मुझे क्यों परखेगा महाराज? मैं तो बस आपके साथ चल रहा हूं। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस झूठ के पीछे छिपे डर को तौलती हुई एक गंभीर नजर से उसे देखा। फिर उन्होंने झोला उठाया और आगे बढ़ गए। ठग ने लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर फिर देखा। इस बार उसे साफ महसूस हुआ जैसे किसी पेड़ की परछाई अभी अभी हिली हो। वो बिना रुके साधु के पीछे दौड़ा और उनके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करने लगा। अब साधु की धीरे धीरे बदलती चाल में ठग को एक हल्का सा अंतर नजर आने लगा, जैसे वो किसी खास दिशा की ओर ले जा रहे हों या किसी गुप्त स्थान की ओर बढ़ रहे हों। चलते चलते अचानक साधु बोले, तुम पूछना चाहते हो ना कि मैं इस जंगल में क्यों आया हूं? ठग चौंक गया। उसने ये सवाल अभी तक जुबान पर नहीं लाया था, लेकिन उसके दिमाग में ये कई बार घूम चुका था। साधु की बात सुनकर उसके पैरों में एक पल के लिए रुकावट आई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हां, अगर आप बताना चाहें तो। साधु कुछ देर तक चुप रहे और फिर कहा, मैं यहां अपने एक पुराने शिष्य को खोजने आया हूं।
ठग के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, एक सामान्य उत्तर। पर अगले ही क्षण साधु ने जो कहा उसने उस राहत को गहरे तनाव में बदल दिया। वो शिष्य जो अब इंसान नहीं रहा, जो सत्य से भटककर अंधेरे रास्ते पर चला गया और जिसकी छाया अब भी इस जंगल में भटकती है। ठग के पैरों में मानो बिजली दौड़ गई। इंसान नहीं रहा, वो अटकते हुए बोला। साधु ने सिर मोड़े बिना उत्तर दिया, जब इंसान अपने लोभ, छल और लालच में इतना डूब जाए कि उसे खुद का अस्तित्व दिखाई न दे, तो वो इंसान कहाँ रह जाता है। ठग का गला सूख गया। ये उत्तर किसी सामान्य आध्यात्मिक बात जैसा भी लग सकता था, पर अभी के माहौल में, इस जंगल के अंधेरे के बीच, ये किसी भयानक चेतावनी जैसा लगा। अब ठग को महसूस हुआ, न सिर्फ साधु उसकी चालें समझ रहे थे, बल्कि उसके भीतर छिपे लोभ को भी, जो धीरे धीरे चेहरे से शुरू होकर उसके हर कदम में उतर चुका था। अचानक दूर कहीं कोई टहनी टूटी, तेज, साफ और बेहद नजदीक। ठग तुरंत उछलकर पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में घुलता हुआ रेंगते सन्नाटा। लेकिन साधु ने उस आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उसी शांत भाव से आगे बढ़ते गए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि पीछे क्या है, कौन है या क्या आने वाला है। ठग ने जल्दी से उनके पीछे कदम बढ़ाया, पर उसके मन में अब एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे सिर्फ साधु ही नहीं, कोई और भी उन्हें देख रहा है। कोई ऐसी परछाई जो शायद साधु के कहे शिष्य से जुड़ी हो। और इस बार उसे ये भी समझ आने लगा कि वो इस कहानी में अकेला शिकारी नहीं है। शायद कोई और शिकारी ऊपर से, पेड़ों के बीच से उसे ही देख रहा है। रात अब और गहरी होने लगी थी, और खेल और खतरनाक। जंगल अब पूरी तरह उनके चारों ओर बंद हो चुका था। रास्ता गायब, मिट्टी और पत्तों का अनियमित फर्श, और ऊपर फैली शाखाएं इतनी घनी कि चांदनी भी मुश्किल से छन पा रही थी। हवा में नमी थी, लेकिन उसके साथ कुछ और, एक अजीब सा दबाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों के साथ साथ चल रही हो। ठग ने कई बार जंगलों में लोगों को फंसाया था, लेकिन ऐसा माहौल उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी रीढ़ के नीचे तक एक सिहरन उतर गई थी। साधु आगे बढ़ते हुए अचानक रुक गए। ठग भी एकदम से ठिठक गया। साधु ने बिना मुड़े धीमी आवाज में कहा, सुनो, पेड़ों की सांसें बदली हैं, कोई हमारे आसपास घूम रहा है। ठग ने डर और संदेह दोनों में चारों ओर देखा। उसे कुछ दिखा नहीं, पर माहौल इतना भारी था कि उसके पैरों में हल्का सा कंपन आ गया। उसकी आंखें हर पत्ते, हर तने को शक से देखने लगीं। कहीं कोई आकृति नहीं, लेकिन एहसास ऐसा मानो पेड़ों के बीच में कोई जैविक नहीं, बल्कि छाया जैसी मौजूदगी फिसल रही हो। ठग ने धीमी आवाज में पूछा, महाराज, वो आपका वही शिष्य तो नहीं? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है, या हो सकता है कोई और जिसे उसकी छाया ने अपने जैसा बना लिया हो। ये लफ्ज ठग के सीने में पत्थर की तरह गिरे। उसे अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसने एक पल को साधु पर गहरा शक किया। क्या ये आदमी पहले से ही ये सब जानता था? क्या वो उसे किसी जाल में लाने के लिए ये कहानी गढ़ रहा है, या सच में इस जंगल में कुछ अनदेखा भटक रहा है? कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक उनके बाएं तरफ झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई, बहुत तेज, जैसे कोई बड़ा जानवर दौड़कर गुजरा हो। ठग उछलकर पीछे हट गया और साधु के झोले को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, पर साधु, वो खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठग को इस अजीब शांति से गुस्सा भी आया और डर भी। ये क्या है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो लगभग चिल्लाते हुए बोला। साधु ने नजरें झाड़ियों की तरफ टिकाईं और बोले, जो आवाज करता है वो कम खतरनाक होता है। असली डर तो वो चीजें देती हैं जो बिल्कुल चुप रहती हैं। ठग का दिल एक पल को रुक सा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, और इस बार उसे लगा कि कहीं दूर किसी पेड़ के पीछे एक काली परछाई खड़ी है, सीधी, बिना हिले, देखती हुई। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, महाराज, वो वहां कोई था, मैंने देखा। साधु ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हां, मैंने भी। ठग का खून जम गया। अगर साधु ने भी देखा तो इसका मतलब था कि ये उसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना यह था कि साधु इसे देखकर भी घबराए नहीं थे। साधु आगे बढ़ते हुए अपना झोला कसकर पकड़ा और ठग से बोले, डरो मत, जब तक हम चलते रहेंगे वो पास नहीं आएगा, पर अगर हम रुके
तो जंगल उसे हमारे पास खुद भेज देगा। ठग के पैरों में मानो जान ही नहीं थी, लेकिन वो घसीटते हुए साधु के पीछे चल पड़ा। चलते हुए वो सोचता रहा, क्या ये साधु ऐसे ही जंगल में चलता रहता है? क्या उसे इस पीछा करने वाली परछाई की आदत है, या फिर क्या उसके झोले में ऐसा कुछ है जो उस परछाई को खींच रहा है? ठग की निगाहें साधु के झोले पर अटकने लगीं। वो छोटा है, हल्का है, पर शायद अंदर कुछ ऐसा जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अनदेखी चीजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यही सोच उसकी लालच को फिर जगाने लगी थी। डर कम नहीं हुआ था, लेकिन लालच पहले से तेज चमकने लगा था। कहीं साधु को इतने खतरे में रखने का कारण ये झोला ही तो नहीं? ठग के दिमाग ने ठंडी गड़ना शुरू कर दी। अगर मौका मिले तो वो झोला छीनकर भाग सकता है। साधु शांत है, बूढ़ा लगता है, और जंगल के भीतर दौड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। बस 2 सेकंड का मौका, 2 सेकंड। पर उसके दिमाग की ये योजना अचानक टूट गई, क्योंकि अगले ही क्षण साधु ने चलना रोक दिया और बिना देखे बोले, अपने मन को शांत रखो। इतनी तेज चालें सोचने से तुम्हारे कदमों की आवाज बदल जाती है। ठग की सांस रुक गई। साधु ने जो कहा वो शब्द नहीं, पूरा एक खुला सच था। क्या साधु उसकी चालें, उसके मन को सच में पढ़ सकता है? ठग लगभग कांप गया। उसने धीरे से पूछा, आप क्या जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं? इस बार साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन आदमी की लोभ वाली सांसें दूसरों से अलग होती हैं। ठग की गर्दन तक गर्म हो गई। वो एक पल को शर्मिंदा हुआ, अगले ही क्षण गुस्से से भर गया कि साधु उसे जान चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस जंगल में सिर्फ साधु ही नहीं, वो परछाई भी उसकी चालें समझ रही थी। जैसे ही वे एक बड़े बरगद के पास पहुंचे, साधु रुके और बोले, अब असली जगह आने वाली है। अपने कदम संभाल कर चलना, क्योंकि यहां से आगे जो हमें सुनता है वो हमें देख भी सकता है। ठग ने गहरी सांस ली। उसने पीछे दाएं बाएं देखा और कसम खा सकता था कि पेड़ों की छालें भी उसकी ओर झुककर देख रही थीं। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, वो किसी बड़ी जीवित चीज की तरह महसूस हो रहा था, और उसके भीतर साधु का कोई रहस्य छिपा था, जिसे जानने की चाह अब ठग को डर से भी ज्यादा खींच रही थी। गांव की वो रात किसी अजूबे की तरह फैलती जा रही थी। हवा अचानक शांत हो गई थी, मानो पेड़ों की टहनियां भी डर कर स्थिर हो गई हों। पगडंगी के किनारे खड़े नीम के पेड़ अपनी लंबी काली परछाइयां जमीन पर बिखेर रहे थे। दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, पर वो भी 2 सेकंड में ठंडी हवा में खो गई। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा गांव एक ऐसे रहस्य के नीचे दबा हो जिसे कोई बोलना तो चाहता है, पर डर के कारण बोल नहीं पाता। गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल, आखिर यह सब हो क्या रहा है? कुछ औरतें अपनी दुपट्टियां सिर पर अच्छे से खींचकर बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थीं, जबकि मर्द अपने अपने कंधों पर लाठियां टांगकर एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता, पर उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि हालात सामान्य नहीं हैं। उधर चौपाल की तरफ एक धीमी रोशनी चमकी। वो वही लालटेन थी जिसे बुजुर्ग मुखिया हमेशा संकट के समय ही जलाते थे। मुखिया धीरे धीरे चलते हुए आए और भीड़ के सामने खड़े हो गए। उनके कदमों में उम्र का बोझ साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में चिंता की आग थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, जो कुछ आज शाम हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है, बस हमने ध्यान नहीं दिया। लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। किसी ने धीमे से कहा, आपका मतलब है ये पहले भी हुआ था? मुखिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, 3 बार एक ही जगह, एक ही ढंग से। भीड़ में खड़े जवान रमेश ने आगे बढ़कर पूछा, पर किसने किया और क्यों? मुखिया ने उसकी तरफ देखा, जैसे सैकड़ों सवाल उनकी आंखों में भी अटके हों। यही तो समझ नहीं आ रहा बेटा, लेकिन जिस तरह की चालाकी और छुपा-छुपी दिख रही है, ये किसी आम इंसान का काम नहीं लगता। इन शब्दों के साथ ही हर किसी की रूह में ठंडक उतर गई। कुछ लोग बिना बोले ही पीछे हट गए, जैसे अचानक कुएं के पास खड़ा होना भी भारी लगने लगा हो। बच्चों ने अपनी माँओं की साड़ियों को कसकर पकड़ लिया। पूरा माहौल एक ऐसे डर से भर चुका था जिसका आकार कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कोई महसूस कर रहा था। इसी बीच अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की सरसराहट हुई, इतनी हल्की कि अगर लोगों के कान तनाव में ना होते
तो शायद कोई ध्यान भी न देता। लेकिन भीड़ में खड़े हर व्यक्ति की निगाह एक साथ उसी दिशा में घूम गई। सरसराहट के बाद कुछ पल की शांति और फिर पत्तों की आवाज ऐसी आई मानो कोई वहां से धीरे धीरे हट रहा हो। कुछ जवानों ने तुरंत लाठियां मजबूती से पकड़ लीं। रमेश ने फुसफुसाया, कौन है वहां? बाहर आओ। उसके स्वर में हिम्मत से ज्यादा बेचैनी थी। पेड़ों के पीछे से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही सन्नाटा जो किसी अनचाहे मेहमान की तरह रात भर साथ रहने पर अड़ा हो। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, ये वही है जो पिछले 2 दिनों से गांव के आसपास घूम रहा है। मैंने कल भी इसे देखा था, पर सोचा कोई राहगीर होगा। मुखिया ने तुरंत कहा, कौन? कैसी शक्ल? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, लंबा सा, दुबला, और चेहरा तो जैसे आधा अंधेरे में डूबा हो। कपड़े भी अजीब थे। ऐसा लगा कि आंखें किसी को ढूंढ रही हों। भीड़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। एक औरत ने डर से अपना सिर ढकते हुए कहा, हे भगवान, कौन हो सकता है ऐसा? मुखिया ने तुरंत हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। घबराओ मत, डर के कारण हम और गलतियां करेंगे। अभी हमें समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने रमेश और 2 अन्य युवकों को इशारा किया, तुम तीनों जाकर वहां देखो, लेकिन ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी मत करना। अगर कुछ भी असामान्य लगे तो वहीं रुक जाना और हमें आवाज देना। तीनों युवक धीरे धीरे पेड़ों की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम धीमे थे, लाठियां हाथ में और निगाहें चारों तरफ टिकी हुई थीं। धीरे धीरे वो अंधेरे की उस दीवार के करीब पहुंच गए जहां से आवाज आई थी। भीड़ अपनी सांसें रोके उन्हें देख रही थी। जब तीनों अंधेरे में लगभग घुस ही चुके थे, तभी अचानक उनमें से एक युवक ने कहा, रुको, यहां मिट्टी गिरी हुई है और ये देखो, किसी ने जमीन पर गहरे निशान छोड़े हैं। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट फैल गई। मुखिया ने जोर से पूछा, किस तरह के निशान? युवक ने कांपती आवाज में कहा, ऐसे जैसे कोई भारी चीज उठाकर ले जा रहा हो या कोई आदमी जिसने जमीन पर ठीक से कदम भी नहीं रखे। उनका मतलब कोई भी ठीक से समझ नहीं पाया, पर एक बात सबके दिल में उतर गई। गांव में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे आम इंसान समझ भी नहीं सकता था। और इसी एहसास के साथ रात का अंधेरा और गहरा होता चला गया। रात का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा था, मानो हवा में कोई अनदेखा बोझ टंगा हो। पेड़ों के पीछे से मिली वो अजीब सरसराहट और जमीन पर पड़े गहरे निशान गांव वालों के दिलों में अनजाना डर छोड़ चुके थे। कुएं के पास खड़ी भीड़ में अब कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग बस एक दूसरे के चेहरे पढ़ रहे थे और उनके चेहरों पर वही एक सवाल उभर रहा था कि ये सब किस तरफ जा रहा है। रमेश और उसके साथ के 2 लड़के वापस लौट कर आए, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ ऐसा था जिसने भीड़ को बेचैन कर दिया। तीनों के माथे पर पसीना था, आंखों में डर और दिमाग जैसे किसी उलझन में फंस गया था। रमेश ने हाँफते हुए कहा, वहां वो निशान, वो इंसानी निशान नहीं थे, पर जानवर वाले भी नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या देखा। मुखिया ने पूछा, साफ साफ बताओ बेटा, क्या देखा तुमने? रमेश ने निगलते हुए कहा, निशान ऐसे थे जैसे कोई भारी पैर घसीट कर चल रहा हो। पैर का आकार अजीब था, असमान, टेढ़ा, जैसे किसी ने जमीन पर आधा कदम रखकर आधा हवा में रखा हो। भीड़ में किसी ने धीमे से भगवान बचाए कहा और सन्नाटा और गहरा गया। पर मुखिया ने खुद को संभाला। उनके चेहरे पर डर था, पर उससे कहीं ज्यादा चिंता और जिम्मेदारी थी। हमें अभी घबराना नहीं चाहिए, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। डर से दिमाग बंद हो जाता है। हमें समझकर कदम उठाने होंगे। अगर हम ऐसे ही इकट्ठे खड़े रहे तो सुबह तक कोई न कोई और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चौपाल की लालटेन की पीली रोशनी हवा में थोड़ी थोड़ी डोल रही थी। वो अकेली रोशनी अब पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। उसी रोशनी के नीचे मुखिया ने सबको बुलाया और कहा, जिसके पास लालटेन है उसे साथ लेकर मेरे साथ चलना होगा। हमें उन निशानों का पीछा करना होगा। अगर हम सच नहीं जानेंगे तो डर हमें हर दिन मारता रहेगा। भीड़ में एक हलचल हुई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने विरोध किया। अभी इस अंधेरी रात में, किसी ने कहा, लेकिन मुखिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, भोर तक इंतजार किया तो देर हो जाएगी। जो चीज छिपकर घूम रही है वो रात का फायदा उठाती है। हमें भी रात में ही उसकी राह पकड़नी होगी। ये सुनकर कुछ जवान आगे आ गए। उनमें डर था, पर उससे ज्यादा जिज्ञासा और अपने गांव को बचाने की जिम्मेदारी थी।
रमेश, धनु, कन्हैया और 2 और लड़के लालटेनों के साथ तैयार हो गए। भीड़ के कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ चुपचाप उनके साथ चल पड़े। पेड़ों की ओर बढ़ते हुए सबके कदम बेहद धीमे और सावधान थे। हर आवाज, हर झोंका, हर पत्ता उन्हें असामान्य लग रहा था, जैसे पूरा जंगल उन्हें देख रहा हो। लालटेनों की रोशनी जमीन पर पड़ती तो वो अजीब निशान साफ नजर आते, बेढंगे, खिंचे हुए, कुछ गहरे, कुछ हल्के, मानो कोई किसी को घसीटते हुए ले गया हो। मुखिया एक जगह झुककर मिट्टी को हाथ से छूकर बोले, देखो, ये निशान नए हैं, अभी अभी बने हैं। इसका मतलब है जो भी ये सब कर रहा है वो अभी यहां आसपास है। ये सुनते ही सबके दिल एक साथ धड़क उठे। धनु ने घबरा कर पूछा, अगर वो अभी यहीं हुआ तो? मुखिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो हम तैयार हैं, भागकर नहीं, समझकर उससे सामना करेंगे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए। जंगल का रास्ता और घना होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां सर के ऊपर ऐसे मिल रही थीं जैसे अंधेरा अपने हाथों से रास्ता बंद करना चाहता हो। लेकिन लालटेनों की हल्की रोशनी आगे बढ़ती रही। अचानक एक जगह मिट्टी पर निशान गायब हो गए। रमेश चौंक कर बोला, ये कैसे? यहां अचानक निशान खत्म हो गए? मुखिया ने इधर उधर देखा, फिर पेड़ की छाल पर एक जगह उंगली रखकर बोले, निशान जमीन पर नहीं, अब पेड़ पर हैं। कोई ऊपर चढ़ा है, शायद यहीं से वो दिशा बदलकर दूसरी तरफ निकल गया हो। लड़कियों की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। एक पेड़ पर उंगलियों के गहरे निशान थे, इतने लंबे और टेढ़े कि कोई इंसान उन्हें नहीं बना सकता था। मुखिया ने गहरी सांस लेकर कहा, ये इंसानी हरकत नहीं है, लेकिन कोई बात हमें भ्रम में डाल रही है। या तो ये किसी का खेल है या कोई ऐसी चीज जो हम समझ नहीं पा रहे। उसी वक्त अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। अरे! सब चौंक कर मुड़े। भीड़ में खड़े 2 छोटे बच्चे अपने पिता के हाथ से छूटकर रोते हुए दौड़ते आए। उनके पिता ने हड़बड़ाकर कहा, गरीबों की झोंपड़ी से धुआं उठ रहा है, वहां कुछ हुआ है। मुखिया के चेहरे पर सख्त चिंता साफ दिखने लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सब लोग गांव की तरफ चलो, अभी। लोग लालटेन उठाए जितनी तेज चल सकते थे चलने लगे। उनके कदमों में घबराहट थी, लालटेनें हवा में हिल रही थीं और जंगल की घनी छाया उनके पीछे जैसे भागती आ रही थी। गांव के आधे रास्ते में पहुंचते ही कन्हैया ने इशारा किया, वो देखो, धुआं उधर से आ रहा है। गांव के किनारे खड़ी गरीबों की छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर धुआं फैल रहा था, लेकिन आग नहीं थी, सिर्फ धुआं। और झोपड़ी के दरवाजे पर कुछ फटा हुआ पड़ा था। रमेश आगे बढ़ा, झोपड़ी के पास गया, झुककर देखा। वो एक कपड़े का टुकड़ा था, गंदा, बदबूदार और अजीब तरीके से फटा हुआ, जैसे किसी ने उसे दांतों से खींचकर चीर दिया हो। रमेश ने कपड़ा उठाया और कांपते हुए कहा, यह वही कपड़ा है जो हमने पेड़ पर अटका हुआ देखा था। भीड़ में एक साथ घबराहट भरी सांसें उठी और झोंपड़ी के भीतर से तब एक बेहद धीमी पर डरावनी आवाज आई, कौन है? लोगों के दिल जैसे रुक गए। रात का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी सच का दरवाजा था जो अब खुलने ही वाला था। झोपड़ी के अंदर से आई वो धीमी, कांपती हुई आवाज जैसे पूरे माहौल को एकदम ठंडा कर गई। भीड़ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन पीछे लौटने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। लालटेनों की हल्की सी रोशनी झोपड़ी की दीवारों पर उछल रही थी, जिससे अंदर कुछ हिलता हुआ सा महसूस हो रहा था। मुखिया ने बाकी सबको रुकने का इशारा किया और खुद सबसे आगे बढ़े। उनके कदम धीमे, आंखें चौकन्नी और सांसें बहुत सावधान थीं। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, कौन है एल्डर? बाहर आओ, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं मिला। सन्नाटा इतना घना था कि आसपास खड़े लोगों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। फिर अंदर से खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई फर्श पर घसीटते हुए खुद को उठाने की कोशिश कर रहा हो। इस आवाज ने लोगों की रूह तक हिला दी। बांस की दीवार हल्की सी कांपी और एक पुरानी थाली जमीन पर गिरकर खनक उठी। तभी झोपड़ी का पर्दा धीरे धीरे हिला और गरीबों की कमजोर हड्डियों सी उभरी उंगलियां बाहर दिखीं। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, पर तभी जो नजारा सामने आया उसने राहत को फिर डर में बदल दिया। गरीबू बाहर निकला, पर उसकी हालत सामान्य नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखें लाल और डूबी हुई, और उसके दोनों हाथ किसी अनदेखी ताकत से खिंचे हुए लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुद चल रहा है, बल्कि किसी दबाव के कारण उसके पैर आगे बढ़ रहे थे। मुखिया उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा, पर गरीबू बुरी तरह कांप गया, जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो। मुखिया ने पूछा, गरीबू क्या हुआ यहां? ये धुआं कहां से आया? और ये कपड़ा, क्या तुमने पहचाना इसे? गरीबों ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमे कहा, वो आया था। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने घबराकर पूछा, कौन आया था? गरीबू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए इशारा किया, झोपड़ी के कोने की ओर।
वही जिसकी परछाई इंसान जैसी नहीं और चाल भी नहीं, वो जो बिना पैर के भी जमीन पर निशान छोड़ जाता है। भीड़ एक साथ पीछे हट गई। किसी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और किसी और ने चिल्लाकर कहा, यह गांव का कुछ होने वाला है। पर मुखिया ने आवाज ऊंची करके सबको शांत किया। उन्होंने गठरी में पड़ा वो फटा कपड़ा उठाया। कपड़े की गंध गरीबू के पास ले जाते ही गरीबू का चेहरा डर से टेढ़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और उल्टा मुड़कर झोपड़ी की दीवार पकड़ ली, जैसे ये कपड़ा किसी गहरी याद को जगा गया हो। मुखिया ने नन्मी से पूछा, बताओ गरीबू, क्या देखा तुमने? गरीबू हाँफते हुए बोला, मैं तो रात में बाहर शौच के लिए गया था, तभी पेड़ों के बीच मुझे आवाज आई। पहले बहुत धीमी, फिर जैसे कोई पेड़ के तनों को खरोच रहा हो। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर जब मैंने लालटेन की रोशनी ऊपर की ओर की, गरीबों की आवाज वहीं अटक गई। लोग और करीब झुके। वो फुसफुसाया, पेड़ों के बीच वो खड़ा था, आधा इंसान जैसा, आधा कुछ और। रमेश ने हकलाते हुए पूछा, कुछ और मतलब? गरीबू ने आंखें खोलकर कहा, उसकी पीठ पर कुछ उगा हुआ था, जैसे आधे टूटे हुए कांटे, और उसकी चाल ऐसी जैसे वो हवा में अटका हुआ हो। मैं भागा और मेरी झोपड़ी पहुंचा, तभी किसी ने मेरे पीछे दीवार पर धक्का मारा। झोपड़ी से धुआं निकला, लेकिन आग नहीं लगी। वो गंध, वही कपड़े की गंध। सभी चुप हो गए। मुखिया ने गरीबू की बात को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कपड़ा फिर से देखा। उसका किनारा दांतों की तरह उभला हुआ था। तभी पीछे से धनु ने कहा, मुखिया जी, एक बात अजीब नहीं लग रही? ये कपड़ा इंसानी है, लेकिन जिस तरह ये फटा है, ऐसे तो जानवर नहीं फाड़ते। मुखिया ने कपड़े को रोशनी में ऊपर उठाया। कपड़े में एक चीज ने सबको हक्का बक्का कर दिया। उसमें कीचड़ की एक लाइन थी, वही कीचड़ जो पेड़ों से आती पगडंडी पर था। रात अब और भारी लगने लगी थी। जंगल की तरफ से ठंडी हवा आई और गरीबू की झोपड़ी का पर्दा अचानक जोर से हिल गया। गरीबू जो दीवार पकड़े खड़ा था, अचानक पीछे हटके डर से चीख पड़ा, वो फिर आया, वो बाहर ही कहीं है, वो हमें देख रहा है। भीड़ में डर उबलने लगा और तभी जंगल के बीच से एकदम हल्का सा सरकने की आवाज आई, जैसे कोई गीली चीज घसेटते हुए चल रही हो। सभी लोग एकदम उसी दिशा में मुड़े। लालटेनों की रोशनी पेड़ों के बीच थरथराते हुए फैल गई, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई, जो पेड़ से पेड़ तक ऐसे हिल रही थी जैसे उसका कोई शरीर ही ना हो। मुखिया ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, जो भी है वो हमारे जितना दूर नहीं, जितना नजदीक है। और ये सुनते ही भीड़ का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। परछाई का वो अजीब सा हिलना सबकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ा गया। लालटेनों की पीली रोशनी जब पेड़ों में बिखरी तो वो परछाई कुछ पल के लिए स्थिर हो गई और फिर बिल्कुल उसी दिशा में फैल गई जिस ओर रमेश खड़ा था। रमेश ने डर से लालटेन ऊंची कर ली, पर रोशनी जितनी बढ़ी, परछाई उतनी ही दूर जाती लगी, मानो वो रोशनी से नहीं, लोगों की नजरों से बच रही हो। उस भारी सन्नाटे में मुखिया का स्वर ही अकेला था जो होश में रख रहा था। उन्होंने कहा, सब लोग सावधान रहें, आवाज कम करें। डर हमें जल्दी हराएगा, लेकिन समझ हमें बचा सकती है। लोगों ने अपने आप को काबू में रखने की कोशिश की, पर बच्चों की सिसकियों, औरतों की घबराई सांसों और पुरुषों की बेचैनी ने यह साफ दिखा दिया कि रात उनके दिलों पर हावी हो चुकी है। इसी भीड़ में दो लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में डर कम और चिंता ज्यादा थी, गोपू और माखन। दोनों गांव के छोटे मोटे चोर थे जो अब तक अपनी हर हरकत को सबकी नजरों से बचाते आए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो बार बार एक दूसरे को देखकर संकेत दे रहे थे, जैसे इस पूरी घटना का कुछ हिस्सा उन्हें पहले से पता हो। मुखिया ने उनके इधर उधर देखने को नोट किया, पर इस समय वो किसी पर उंगली उठाने की स्थिति में नहीं थे। उनका ध्यान उस फटे कपड़े, अजीब निशानों और गरीबों की हालत पर था। गरीबू अब भी कांप रहा था। उसे झोपड़ी की दीवार के पास बैठा दिया गया था और रमेश व धनु उसे पानी पिला रहे थे, पर गरीबू बार बार वही वाक्य बोलता, वो मेरी पीठ के पीछे था, वो मेरी सांस सुन सकता था, वो इंसान नहीं था। कुछ देर बाद मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हम ये मामला ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो भी था वो अकेले गरीबू का पीछा नहीं कर रहा था, वो रास्ते पर भी देखा गया, खेतों में भी, कुएं के पास भी। इसका मतलब ये किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं,
ये किसी योजना का हिस्सा लग रहा है। भीड़ ने सहम कर सर हिलाया। तभी पेड़ों की तरफ से एक आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी टूटी हो। भीड़ घबरा गई, लेकिन इस बार आवाज उतनी डरावनी नहीं थी जितनी जानबूझकर बनाई गई लग रही थी। मुखिया ने आंखें सिकोड़ी। उन्होंने तुरंत 4 जवानों को संकेत दिया, तुम चारों उस तरफ जाओ, लालटेन मत बुझाना, लेकिन दौड़ना मत। अगर कोई इंसान है तो वो भागने लगेगा। जवान धीरे धीरे उस ओर बढ़े। लालटेनों की रोशनी पेड़ों पर पड़ती रही। कुछ ही दूर जाने पर एक झाड़ी हिली, फिर दूसरी। जवानों ने हौसला जुटाकर झाड़ी को हटाया और देखा। वहां कोई नहीं था, पर झाड़ी के पीछे एक पांव का निशान था, एकदम साफ और इंसानी भी। जवानों ने तुरंत संकेत दिया। मुखिया आगे बढ़े, निशान को देखा, मिट्टी छुई, फिर पीछे खड़े गोपू और माखन की ओर सीधी नजर डाली। गोपू की आंखें एक पल के लिए पानी पानी हो गई। माखन ने निगाह चुरा ली। मुखिया धीरे से बोले, ये निशान उस परछाई वाले जीव के नहीं हैं, ये किसी इंसान के हैं, और वो इंसान हमारे बीच ही छिपा हुआ है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग इधर उधर देखने लगे, मानो वे अचानक संभावित दोषियों की तलाश कर रहे हों। इसी बीच धनु ने धीरे से कहा, मुखिया जी, एक बात बतानी है। मुखिया ने उसकी ओर देखा। क्या? धनु हिचकिचाया। जब हम खेत के पास थे तो मैंने दूर से 2 आकृतियां देखी थीं। पहले लगा कोई जानवर होगा, पर चलने का तरीका इंसानों जैसा था। दोनों झुके झुके चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज को घसीट रहे हैं। मुखिया ने तुरंत पूछा, किधर गए थे वो? धनु ने उंगली से इशारा किया, ठीक उसी दिशा में जहां अब झाड़ी के पीछे ये इंसानी निशान मिले थे। मुखिया ने गहरी सांस ली। यानी कोई छिपकर ये खेल खेल रहा है और चाहता है कि हम डरते रहें, पर सवाल यह है कि क्यों? अब गोपू और माखन के चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगा था। वो पीछे खड़े थे, पर उनकी बेचैनी उन्हें सबके बीच में सबसे अलग दिखा रही थी। अचानक भीड़ में से किसी ने उनका नाम लेकर कहा, कहीं ये दोनों तो नहीं? गोपू ने तुरंत विरोध किया, नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। पर उसकी आवाज कांप रही थी। माखन ने कहा, हमें क्यों फंसाओगे? हमने तो कुछ किया ही नहीं। गांव में जो भी हो रहा है हम भी उतने ही डरे हुए हैं। मुखिया ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर धीरे और सख्त स्वर में बोले, अगर तुम दोनों निर्दोष हो तो बताओ आज शाम को कहां थे और कहां से लौटे? दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे दिमाग में जल्दी जल्दी बहाना खोज रहे हों। भीड़ अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि इस रहस्य का धागा किसी इंसान की ओर जा रहा है, न कि किसी अनदेखे जीव की ओर। तभी अचानक झोंपड़ी के पीछे से एक भारी आवाज आई, धप, और फिर कुछ घसीटने की हल्की आवाज, टेढ़ी टेढ़ी, वैसी ही जैसी गरीबों ने बताई थी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। लोग सांस रोककर खड़े रह गए, और गरीबों, जो अब तक कांप रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो हाँफते हुए बोला, वो आ गया। मुखिया ने लालटेन ऊंची की। जवानों ने बांस के डंडे कस लिए। भीड़ 2 कदम पीछे हट गई। रात का अंधेरा मानो सबको निगलने वाला था। झोपड़ी के पीछे खड़ा एक काला सा ढांचा हिलता दिखाई दिया। उसकी आकृति इंसानी थी, पर उसकी चाल इंसान की नहीं थी। धीरे धीरे रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसपास की हवा में अब सिर्फ ठंडक ही नहीं थी, बल्कि एक अनजाना बोझ भी तैर रहा था, जैसे हवा भी डर के वजन से भारी हो गई हो। झोपड़ी के बाहर कीटों की क्षीण आवाजें उस खामोशी को और साफ कर रही थीं। भीतर जलती लालटेन की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर कांपते हुए साए बना रही थी, और वही साए कभी कभी ऐसे लगते जैसे कोई खड़ा हो, धीरे धीरे हिल रहा हो और फिर अचानक गायब हो जाता हो। शंभू, धीर और बूढ़ा महंत तीनों चुप बैठे थे। किसी के पास कहने को कुछ था भी तो कहने की हिम्मत नहीं थी। जो देखा था वो देखने लायक नहीं था, और जो सुना था वो सुनकर कोई भी इंसान चैन की सांस नहीं ले सकता था। महंत की आंखों में जैसे सालों पुराना कोई दुख फिर ताजा हो गया हो। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, पर वो कांपना आज पहली बार नहीं हुआ था। लगता था ये कांपना किसी ऐसी बात से जुड़ा है जिसे वो बरसों से दबाए हुए थे। आखिरकार धीर ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, बाबा, आप हमें अब और मत छुपाइए।
हम दोनों ने इतना सब देख लिया है, अगर सच न जानते रहे तो शायद हम डर के मारे ही पागल हो जाएंगे। महंत ने उसकी ओर देखा, एक लंबी सांस ली और थोड़ी देर तक छत को निहारते रहे, जैसे वहां कोई पुरानी याद उलझकर अटक गई हो। फिर बहुत धीरे बोले, कुछ सच ऐसे होते हैं बेटा, जिन्हें बोलते ही वे दोबारा जाग जाते हैं। लेकिन अब बात रोकी नहीं जा सकती थी। जो भी हो, जितना भी कड़वा हो, सामने आना ही था। महंत ने कांपते हुए हाथों से पास रखी तांबे के लोटे को उठाया, एक घूंट पानी लेकर धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी अनकहे दर्द को निगल लिया हो। और फिर उनके होठों पर वो शब्द आए जिन्हें सुनने को शायद दोनों तैयार नहीं थे। जिस शक्ति से तुम टकरा गए हो, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो एक अधूरी प्रतिज्ञा है, किसी पुरानी सच्चाई की जली हुई लौ है जो अभी भी हवा में सुलग रही है। शंभू का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। प्रतिज्ञा? किसकी? महंत की आंखों में जैसे दूर, बहुत दूर अतीत का कोई चेहरा उभर आया हो। एक लड़की की, जिसकी आत्मा आज भी मानती है कि उसके साथ किया गया धोखा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कमरा कुछ सेकंडों के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। बाहर से किसी उल्लू की चिल्लाहट आई और ऐसा लगा जैसे वो भी इस कहानी का हिस्सा हो, जैसे वो भी उस धोखे के बारे में सब जानता हो। धीर ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन इसका हमसे क्या संबंध? वो हमारे सामने क्यों आई? हमारे पीछे क्यों पड़ी? महंत ने उसकी आंखों में देखा, एक नजर जो बहुत कुछ कह रही थी, शायद जितना दोनों सुनना नहीं चाहते थे। क्योंकि तुम दोनों उसी जगह पहुंचे जहां उसका अधूरा हिसाब दफन है। शंभू का गला सूख गया। कौन सी जगह? कौन सा हिसाब? महंत ने भरी आवाज में कहा, वो पुरानी कुएं वाली जगह जहां तुम कल फंस गए थे, वहीं उसका सच है और तुम दोनों अनजाने में उसकी राख को फिर से उकसा आए हो। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। बाहर हवा अचानक तेज हो गई, खिड़की की लकड़ी चरमराई जैसे कोई भीतर घुसने को बेताब हो। शंभू ने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा? इस बार महंत मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुरान जो सुकून की नहीं बल्कि मजबूरी की थी। अब शुरुआत होगी उस कहानी की जिसे इस गांव ने चुप रहने की कसम खाई थी। लालटीन की लौ जोर से कांपी और तीनों के चेहरे पर उतनी ही गहरी चिंता का साया फैल गया। महंत के शब्द हवा में तैरते ही कमरे का तापमान जैसे कुछ और गिर गया। शंभू और धीर दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें चलते चलते अंधे कुएं के किनारे ला खड़ा कर दिया हो। बाहर हवा का तेज झोंका खिड़की से टकराया और अचानक लकड़ी की खटखट ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। लालटेन की लौ डगमगाई और उसी के साथ तीनों के दिल भी। महंत ने धीरे से कहा, जिस कहानी को ये गांव भूलने का नाटक करता रहा, वो कभी सच में भूली ही नहीं। वो हर रात उसी पुराने कुएं से धीरे धीरे बाहर आती रही है। धीर की सांस अटक गए। कौन थी वो लड़की? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? महंत ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ते हुए अपना सिर पीछे टिका लिया, जैसे वो अपने ही अतीत के बोझ से दबकर बैठ गए हों। उनकी आंखें जैसे उस पुराने समय में खो गईं। कमरे की दीवारों पर उनके चेहरे का कांपता सा साया बनता मिटता रहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद महंत बोले, उसका नाम इस गांव में आज कोई नहीं लेता, लेकिन उसका दर्द अब भी यहाँ की हवा में बाकी है। वो लगभग 20-21 साल की थी, सुंदर, शांत और इस गांव की एकलौती स्कूल सीखी लड़की। उसका नाम था। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली, जैसे नाम लेने भर में कोई श्राप जाग उठेगा। उसका नाम था रागिनी। कमरा फिर से स्थिर हो गया। बाहर कहीं कोई सूखी डाल टूटी, उसकी आवाज यूं गूंजी जैसे खुद रागिनी ने कोई जवाब दिया हो। शंभू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? महंत का चेहरा कड़ा हो गया। दर्द और अपराध बोध उनके शब्दों में उतर आया। वो किसी पर भरोसा कर बैठी थी, ऐसे इंसान पर जो उसके भरोसे लायक नहीं था। उसने उसे धोखा दिया, उसके सपनों को तोड़ दिया और फिर डर और शर्म से बचने के लिए उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी आवाज दबा दी। धीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मतलब उन्होंने उसे मार दिया? महंत की आंखें लाल हो गईं। सीधे नहीं, लेकिन उसके साथ जो किया गया वो मौत से भी बदतर था। उसे बदनाम किया, उसके परिवार को धक्का देकर अलग किया और जब वो रोते रोते टूट गई, उसे उसी पुराने कुएं पर ले जाकर वहीं छोड़ दिया गया। कमरे में खामोशी फैल गई, इतनी खामोशी कि लगता था हवा भी सांस लेने से डर रही हो। शंभू ने धीमे से कहा, और वो वहीं? महंत ने सिर हिलाया। हाँ, वहीं। खत्म हो गई।
लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वो वहीं अटक गई, उस धोखे, उस दर्द, उस चीख में जिसे किसी ने नहीं सुना। उसके शरीर को मिट्टी में दबा दिया गया, लेकिन उसके सवाल अभी तक जिंदा हैं। लालटेन की लौ तेजी से थरथराई, जैसे किसी ने उसके पास से गुजरकर हवा को हिला दिया हो। धीर ने घबराकर चारों ओर देखा। लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी? हमने तो उसे कोई नुकसान। महंत ने बात काट दी। उसकी आत्मा अब किसी चेहरे को नहीं पहचानती, उसे बस दर्द याद है। और तुम दोनों भटकते हुए उसी जगह पहुंच गए जहां उसकी आखिरी चीखें दबी हुई हैं, जहां उसकी प्रतिज्ञा अधूरी पड़ी है। शंभू ने कांपते हुए पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? महंत ने धीरे से कहा कि जब तक उसके साथ हुए धोखे की सच्चाई पूरे गांव के सामने नहीं आएगी, वो किसी को चैन से नहीं जीने देगी, ना उसे, ना इस मिट्टी को, और ना उन अनजान लोगों को जो उसके रास्ते में आ जाएंगे। कमरा अचानक दोबारा ठंडा हो गया, जैसे किसी ने बर्फ से भरे हाथ गर्दन पर रख दिए हों। महंत की आंखें अब डर से नहीं, किसी दृढ़ निश्चय से भरी थीं। अब वक्त आ गया है कि इस गांव को अपनी गलती का सामना करना पड़ेगा, और शायद तुम दोनों को उसका हिस्सा बनना पड़े। धीर और शंभू दोनों का दिल धड़धड़ाने लगा, एकदम बेकाबू, जैसे सिंदबाद के जहाज पर तूफान आ जाए। शंभू ने धीरे से कहा, तो हमें क्या करना होगा? महंत ने लालटेन की तरफ देखा, जैसे रोशनी से कुछ ताकत खींच रहे हों, और बोले, सच को बाहर निकालना होगा, उस जगह वापस जाना होगा और रागिनी की प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। उन्होंने आखिरी वाक्य फुसफुसाते हुए कहा, वरना इस गांव की रातें अब कभी सुबह तक नहीं पहुंचेंगी। रात अब सबसे गहरी और सबसे सघन हो चुकी थी। पेड़, झाड़ियों और कुएं की पुरानी दीवारों के बीच हर आवाज एक दहशत की गूंज की तरह फैल रही थी। लालटेन की रोशनी तीनों, महंत, शंभू और धीर, के चेहरे पर पड़ती तो छाया इतनी तेज बनती कि उनके डर और बेचैनी को और स्पष्ट कर देती। शंभू का हाथ कांप रहा था, धीर की सांसें अनियमित हो रही थीं, और महंत की आंखों में अतीत और भविष्य दोनों का मिला-जुला बोझ था। महंत ने धीमे स्वर में कहा, अब वही पल है जिसका इंतजार था। उस कुएं के पास लौटो, उसी जगह जहां रागिनी को धोखा दिया गया और उसकी चीखें दबी थीं। वहां जाकर हम उसकी कहानी को पूरा करेंगे। तीनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मिट्टी की गंध, पुराने पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आती धुंधली आवाजें, ये सब मिलकर जैसे डर और जिज्ञासा का मिश्रण बना रही थीं। हर कदम के साथ कुएं की ओर बढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि हवा ठंडी होने के साथ साथ भारी भी हो गई है, मानो हर सांस में रागिनी की अनसुनी चीखें समाई हों। कुएं के पास पहुंचते ही तीनों ठिठक गए। धरती पर वही फटे कपड़े के टुकड़े बिखरे हुए थे जो पिछले कई पार्ट से संकेत देते आ रहे थे, पर इस बार कुछ अलग था। मिट्टी में अब ताज़ा निशान थे, गहरे, इंसानी, और वे कुहनियों की तरह घिसटते हुए कुएं के किनारे तक गए थे। शंभू ने कांपते हुए कहा, ये निशान अभी अभी बने हैं। धीर ने लालटेन को झुकाकर निशानों पर रोशनी डाली, और ये जैसे किसी ने कोई भारी चीज खींचकर यहां लाया हो। महंत ने गहरी सांस ली। यहीं वो रुकी थी और यहीं उसने अपनी प्रतिज्ञा बांधी थी। कुएं के किनारे एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक मिट्टी में हल्की धक्के जैसी आवाज आई। लालटेन की रोशनी झपटकर उस जगह की ओर गई। वहां मिट्टी में फटा हुआ कपड़ा हिल रहा था, और उसी समय एक लंबी धीमी चीख उठी। तीनों एक साथ कांप गए। चीख मानो जमीन से निकल रही हो, हवा में फैल रही हो और सीधे उनके दिलों में उतर रही हो। महंत ने लालटेन को ऊपर उठाया और देखा, कुएं की परछाई में एक हल्की मानवीय आकृति उभर रही थी, पर चेहरा अर्ध अंधेरे में था और चाल मानवीय नहीं थी। शंभू ने डर से पीछे हटा। ये वही है। धीर ने उसके हाथ पकड़े। कौन है ये? आखिर ये कैसी शक्ति है? महंत ने अपनी सांसें गिनते हुए कहा, ये रागिनी है। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र नहीं और प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रहने देगी।
अचानक रागिनी की परछाई ने हल्के हल्के कदम बढ़ाए। मिट्टी हिली, कपड़े का टुकड़ा उड़कर हवा में फड़फड़ाया और फिर उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, सच सामने आना चाहिए। जो मैंने सहा वो अब भूल नहीं सकता। महंत ने अपने हाथ फैलाए और धीमे स्वर में कहा, रागिनी, हम सच सामने लाएंगे। हम गांव को उसकी गलती का सामना करवाएंगे। अब और नहीं छिपेगा। रागिनी की परछाई थोड़ी स्थिर हुई, उसके कदम धीमे हो गए। धीरे धीरे एक शांत हल्की रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी और पहली बार लगता था कि वो केवल भय नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक्षा में थी। शंभू और धीर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। महंत ने मिट्टी को हाथ में उठाकर कहा, हर निशान, हर कपड़ा, हर चीख सब सच को बताएगा। आज से यह गांव इस रहस्य से डरने की जगह उसे समझने लगेगा। धीरे धीरे परछाई फीकी पड़ने लगी। रात का अंधेरा अभी भी था, पर अब उसके भीतर एक नया प्रकाश चमकने लगा था। यह प्रकाश डर का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रतीक्षा का था। महंत ने आखिरी बार दोनों की ओर देखा। याद रखना, डर हमें रोक नहीं सकता, पर जो सच है वही हमें आगे बढ़ने देगा। और उसी क्षण कुएं के पास की मिट्टी में हल्की स्थिर हवा बहती रही। रागिनी की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, पर कहानी उसके बिना नहीं थी। गांव के लोग अब जान चुके थे, रहस्य तब तक अधूरा रहता है जब तक सच्चाई से सामना न किया जाए। रागिनी की प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद भी गांव में हवा कुछ बदल गई थी। रात की भयावहता अब तो गई थी, पर उसका असर अब भी लोगों की रीढ़ में महसूस हो रहा था। हर घर की खिड़की और दरवाजा जैसे अपनी पिछली सावधानी बरकरार रखे हुए थे। मिट्टी की खुशबू अभी भी पहले जैसी नहीं थी, वो अब थोड़ी गीली, ठंडी और किसी पुराने रहस्य की तरह महक रही थी। महंत, शंभू और धीर अभी भी कुएं के पास खड़े थे। लालटेन की रोशनी ने मिट्टी और निशानों को हल्का चमकाया। लोगों ने बाहर आते हुए देखा कि तीनों अभी भी सतर्क हैं। हालांकि रागिनी की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी थी, पर उसकी मौजूदगी की झिलमिलाहट अभी भी हर किसी की नजर के आगे थी। शंभू ने धीरे से कहा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? महंत ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी, पर चेहरे पर हल्की राहत भी। भले ही प्रतिज्ञा पूरी हो गई हो, लेकिन सच सामने आना अभी बाकी है। गांव के लोग अभी भी उससे अनजान हैं, और वो अनजाने में डर और भ्रम की चादर बुनते रहेंगे। धीर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें सच बताएं? महंत ने ठंडी हवा में सांस ली और धीरे कहा, हमें सच का सामना करने की हिम्मत दिखानी होगी। डर हमेशा पास रहता है, लेकिन अगर हम अपने डर से भागेंगे तो रागिनी की कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी। तभी पीछे से हल्की सरसराहट हुई। तीनों ने लालटेन की रोशनी उस दिशा में मोड़ी। कुएं के किनारे पर एक हल्की परछाई दिखाई दी। ये परछाई रागिनी की नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की जो धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा था। महंत ने तुरंत संकेत दिया, रुको, वही है। उसके पास जाओ और समझो कि उसे क्या चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। शंभू और धीर धीरे धीरे उस इंसान की ओर बढ़े। जैसे जैसे पास गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। इंसान ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुमने उसे मुक्त किया, पर गांव के लोग अभी भी सच्चाई नहीं जान पाए हैं। उन्हें कैसे बताएंगे? महंत ने गंभीरता से कहा, सच किसी को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन वही हमारे लिए रास्ता भी है। हमें यह बताना होगा कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, तभी गांव आगे बढ़ सकता है। इंसान ने सिर हिलाया। तो फिर तैयार हो जाओ। सच कभी आसान नहीं होता, पर जिस तरह तुमने रागिनी की प्रतिज्ञा पूरी की, उसी तरह अब तुम्हें गांव के सामने भी उसकी कहानी लानी होगी। शंभू और धीर ने एक दूसरे की ओर देखा, कांपते हुए, पर अब एक नई हिम्मत उनके भीतर पैदा हो गई थी। महंत ने लालटेन को ऊपर उठाया और धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। रात का अंधेरा अब पीछे रह गया था, पर उसका असर हर कदम पर महसूस किया जा सकता था। मिट्टी, पेड़, हवा, सब ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सत्य और न्याय का मार्ग आसान नहीं होता, पर जो साहस अपने भीतर पाया जाता है वही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। कुएं की ओर से आने वाली हल्की सरसराहट अब दूर हो गई थी। रागिनी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई थी, पर उसके पीछे छोड़ गया डर, सीख और चेतावनी, ये सब अब गांव के हर कोने में गूंज रहा था। महंत ने शंभू और धीर से कहा, याद रखना, डर को सामना करने से ही इंसान सही मायनों में जीता है,
और सच सामने लाने से ही अधूरी कहानी पूरी होती है। तीनों धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। लालटेन की रोशनी ने उनके कदमों को उजाला दिया और उनके भीतर ये विश्वास बन गया कि चाहे कितनी भी रातें काली क्यों न हों, सत्य और साहस अंत में हमेशा उजाला लाते हैं। रात अब खत्म हो चुकी थी, पर कहानी का असर अभी भी हर दिल पर कायम था, और गांव के लोग जो अब उठ रहे थे, आने वाली सुबह की हल्की रोशनी में सच और साहस का अनुभव करने वाले थे। सुबह की पहली हल्की रोशनी गांव में फैलने लगी थी। सूरज की किरणें जैसे धीरे धीरे डर और सन्नाटे की परत को चीर रही थीं। लेकिन रात की घटनाओं का असर अभी भी हवा में तैर रहा था। कुएं के पास की मिट्टी, पेड़ों की शाखाएं और झोंपड़ी की पुरानी दीवारें, सभी पर रात की हल्की ठंडक और डर की झलक अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। महंत, शंभू और धीर अभी भी उसी जगह खड़े थे। उन्होंने लालटेन को धीरे धीरे बुझाया और सूरज की पहली किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया। शंभू ने खिंचते हुए कहा, लगता है रात का साया अभी भी हमारे पीछे है, पर अब लगता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीर ने सर हिलाया। हाँ, लगता है रागिनी की प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई, पर ये रात हमें बहुत कुछ सिखा गई। महंत ने गहरी सांस ली और मिट्टी में रखे फटे कपड़े के टुकड़े को उठाया। हर निशान, हर चीख, हर डर, सब हमें याद दिलाता है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। चाहे कितने सालों तक चुप रहो, सच अपनी आवाज जरूर बुलंद करता है। तभी गांव की ओर से हल्की हलचल सुनाई दी। कुछ लोग बाहर निकले, अपनी आंखों में आश्चर्य और डर का मिश्रण लिए। उन्होंने महंत, शंभू और धीर को देखा, कुएं के पास खड़े, जैसे रात भर कुछ अदृश्य शक्ति से सामना किया हो। महंत ने धीरे से कहा, आज हम सभी को यह सीखना होगा कि डर को स्वीकार करना, उसे समझना और फिर उसका सामना करना ही सही रास्ता है। जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना ही इंसानियत है। शंभू ने अपने भीतर के डर को एक झटका देकर कहा, अब मुझे लगता है कि रात का डर अब हमें रोक नहीं सकता। हमने उसे देखा, उसका सामना किया और अभी भी हम यहां हैं। धीर ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं। और जो भी घटना हुई उसका असर केवल हमें ही नहीं, पूरे गांव पर होगा। लोगों को अब समझना होगा कि किस तरह उनकी उदासीनता किसी की जिंदगी को बदल सकती है। महंत ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, याद रखो, ये केवल शुरुआत थी। रागिनी की कहानी हमें बताती है कि हर रहस्य का एक दिन उजागर होना तय है, और जब वो दिन आता है तो सच की रोशनी डर के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देती है। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव की मिट्टी और पेड़ों पर फैल रही थीं। हल्की धूप में कुएं का पानी चमकने लगा और फटे कपड़े के टुकड़े पर बूंदों की तरह रोशनी पड़ रही थी। ये दृश्य न केवल डर की समाप्ति का प्रतीक था, बल्कि नए सिरे से साहस और उम्मीद का भी संदेश दे रहा था। महंत ने शंभू और धीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब गांव को सच बताने का समय आ गया है। डर को छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तीनों धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। उनके कदम अब पहले जैसी अनिश्चितता और डर से नहीं, बल्कि निर्णय और हिम्मत से भरे हुए थे। हवा में अब केवल ताजगी और उम्मीद का एहसास था। रागिनी की परछाई भले ही गायब हो गई थी, पर उसकी कहानी और उसका संदेश अब हर दिल में रह गया था। गांव अब नई सुबह की ओर बढ़ रहा था, और उस सुबह के पहले प्रकाश में डर और साहस दोनों का मिला-जुला एहसास हर इंसान के दिल में गूंज रहा था। सुबह की पहली रोशनी अब गांव के हर घर और गलियों में फैल चुकी थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन रात की वो डरावनी शांति अब भी लोगों की यादों में गूंज रही थी। कुएं के पास से महंत, शंभू और धीर जब गांव की तरफ बढ़े तो हर कदम के साथ उनके भीतर एक नई जिम्मेदारी जाग रही थी। अब डर केवल पीछे नहीं रह गया था, उसकी जगह सच और न्याय का बोझ ले चुका था। गांव की गलियों में लोग बाहर आने लगे। कुछ खिड़कियों से झांक रहे थे, कुछ आंगनों में खड़े थे। उनकी आंखों में मिश्रित भाव थे, डर, जिज्ञासा और आश्चर्य। महंत ने धीरे से कहा, आज हमें उन्हें बताना होगा। रागिनी की कहानी, उसका दर्द और जो सच अब सामने आया है, वो सब सुनाना ही हमारा कर्तव्य है। शंभू और धीर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनके कदम अब हिचकिचा नहीं रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि भय केवल तब खत्म होता है जब सच सामने आ जाता है, और ये सच अब उन्हें गांव के सामने लाना ही था।
महंत ने गांव के चौपाल की ओर इशारा किया। वहीं चलो, वहां सब एकत्र होंगे। सच का सामना करना आसान नहीं, पर यही इंसानियत है। जैसे ही तीनों चौपाल के पास पहुंचे, गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। हर कोई अपने चेहरे पर भावों की झलक लिए हुए था। किसी के चेहरे पर डर, किसी पर हैरानी, और कुछ लोग तो शायद सच से डर भी रहे थे। महंत ने लालटेन उठाकर कहा, सुनो सभी, जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी। ये हमारे गांव की भूल, हमारी उदासीनता और हमारे छिपे सच का परिणाम था। रागिनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा एक दिन सामने आती है, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो। धीरे धीरे महंत ने गहराई से सबको घटनाक्रम सुनाया। रागिनी के साथ हुआ धोखा, उसकी अधूरी प्रतिज्ञा और उस रात जो सभी ने अनुभव किया, हर बात विस्तार से बताई। गांव के लोग सुनकर चुप हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर पश्चाताप की झलक थी। धीर ने धीरे से कहा, इस कहानी से हमें ये सीखना होगा कि डर से भागना आसान है, पर सच का सामना करना बहादुरी है। जो भी हुआ, उसे छिपाना किसी के लिए सही नहीं है। शंभू ने भी अपने अनुभव साझा किए। रागिनी की प्रतिज्ञा ने हमें डर के साये में खड़ा कर दिया था, पर अब हम जानते हैं कि साहस वही है जो अंधेरे में भी आगे बढ़े, और हमें ये संदेश सभी तक पहुंचाना है। गांव के बुजुर्गों ने महंत के पास आकर सिर झुकाया। उन्होंने धीरे से कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अब जानते हैं कि जो दबाया गया उसे सामने लाना ही सही था। रागिनी की आत्मा अब शांति पा सकती है। महंत ने मुस्कुराते हुए लालटेन को नीचे रखा। सच की ये दस्तक केवल डर को मिटाती है, बल्कि हमें समझ देती है कि जिम्मेदारी, साहस और न्याय ही गांव को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह उगाया। उसकी पहली किरणों ने गांव की मिट्टी, कुएं और पेड़ों पर रोशनी डाल दी। अब डर नहीं, बल्कि आशा और नई शुरुआत का संदेश फैल रहा था। शंभू और धीर ने महंत की ओर देखा। अब लगता है सच और साहस के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। महंत ने उनकी पीठ थपथपाई। याद रखो, कहानी का अंत नहीं होता। जो अनुभव किया वही हमारी असली जीत है, और अब ये गांव भी उस सच्चाई को अपनाएगा। गांव अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। डर पीछे रह गया था, पर उसके सीख और चेतावनी हर दिल में कायम थीं। रागिनी की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, पर उसकी कहानी अब लोगों के दिलों और सोच में हमेशा जिंदा रहेगी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह गांव में फैल चुकी थी, लेकिन सुबह की ताजगी के बावजूद कुछ यादें अभी भी गांव के हर कोने में गूंज रही थी। कुएं के पास की मिट्टी, पेड़ों की शाखाएं और पुरानी दीवारें, सब जैसे उन रातों की कहानी बयां कर रही थीं। महंत, शंभू और धीर अब भी गांव के बीच थे। उनके कदम धीमे थे, पर हर कदम के साथ उनके भीतर का साहस और जिम्मेदारी बढ़ रही थी। महंत ने दोनों की ओर देखा और कहा, आज का दिन केवल एक नई शुरुआत नहीं है। ये दिन हमें हमारी भूलों, हमारे डर और हमारे निर्णयों का सामना कराएगा। जो हमने देखा, जो अनुभव किया, वो सब हमें आगे की राह दिखाएगा। शंभू ने कांपते हुए पूछा, लेकिन लोग तैयार होंगे सच सुनने के लिए? धीर ने धीरे से कहा, यदि हम डर से भागेंगे तो नहीं, पर यदि हम साहस के साथ खड़े होंगे तो लोग समझेंगे। रागिनी की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि चेतावनी और समझ की भी है। महंत ने गांव के बीच एक जगह खड़ा होकर अपनी आवाज बुलंद की, सुनो सब, जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी। ये हमारे गांव की भूल, हमारी उदासीनता और हमारी नजरअंदाज की कहानी है। रागिनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितने सालों तक उसे दबाया जाए। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग हैरानी से सुन रहे थे, कुछ लोग अब भी भय में थे, पर उनकी आंखों में अब समझ का हल्का प्रकाश भी दिखने लगा था। महंत ने फिर विस्तार से बताया कि रागिनी के साथ क्या हुआ था, उसका धोखा, उसकी अधूरी प्रतिज्ञा और रात भर जो डर और परछाई उनके सामने आई थीं। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर पश्चाताप की झलक थी। हमने उसे नजरअंदाज किया, हमने उसकी चीखों को नहीं सुना। अब हम जान चुके हैं कि सच से भागना केवल अपराध को बढ़ाता है। शंभू और धीर ने धीरे से अपनी बातें साझा की। हमने देखा, अनुभव किया, और अब हम जानते हैं कि साहस वही है जो अंधेरे में भी आगे बढ़े। डर हमें रोक नहीं सकता, सच का सामना करना ही इंसान को जीने का अधिकार देता है।
महंत ने अपने हाथ ऊपर उठाकर गांव के सभी लोगों से कहा, आज से हम सब ये वादा करें कि किसी भी सच्चाई को दबाएंगे नहीं। चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसका सामना करेंगे। यही रागिनी की कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धीरे धीरे सूरज की किरणें गांव के हर कोने में फैल गईं। कुएं का पानी चमक रहा था, पेड़ों की शाखाओं पर हल्की हवा बह रही थी और फटे कपड़े के टुकड़े पर रोशनी पड़ रही थी। ये दृश्य न केवल भय और डर की समाप्ति का प्रतीक था, बल्कि नए सिरे से साहस, जिम्मेदारी और न्याय का संदेश भी दे रहा था। महंत ने शंभू और धीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें अपनी कहानी को केवल याद रखना नहीं है, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाना है। डर केवल तब खत्म होता है जब उसे समझा और सामना किया जाए। तीनों धीरे धीरे गांव की गलियों में चले। हर कदम के साथ उनकी आत्मा मजबूत हो रही थी। हवा में अब केवल ताजगी, उम्मीद और जिम्मेदारी का एहसास था। रागिनी की प्रतिज्ञा भले ही पूरी हो चुकी थी, पर उसकी कहानी अब लोगों के दिलों और सोच में हमेशा जीवित रहेगी। सूरज अब पूरी तरह गांव के आकाश में चमक चुका था। हर घर, हर आंगन और हर गलियारे में सुबह की हल्की गर्माहट फैल रही थी। लेकिन गांव की मिट्टी, पेड़ और पुरानी दीवारें अभी भी रात के रहस्य और भय की कहानी बयां कर रही थीं। महंत, शंभू और धीरब गांव के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ दृढ़ता और नए साहस की झलक थी। महंत ने धीरे से कहा, अब हमें केवल रागिनी की प्रतिज्ञा पूरी करने का संतोष नहीं चाहिए, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सच और न्याय गांव के हर दिल तक पहुंचे। शंभू ने देखा कि लोग धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ रहे हैं। लगता है लोग अब सुनने के लिए तैयार हैं, उसने धीमे से कहा। धीर ने सिर हिलाया। सच सुनना हमेशा आसान नहीं होता, पर इसे स्वीकार करना ही लोगों को बदलता है। महंत ने गांव के लोगों की ओर देखा और उच्च स्वर में कहा, सुनो सभी, जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी। ये हमारी उदासीनता, हमारी चुप्पी और हमारी भूल का परिणाम था। रागिनी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि किसी की चीख और दर्द को अनदेखा करना केवल अपराध बढ़ाता है। अब समय है कि हम अपनी गलती स्वीकार करें और सच को सामने लाएं। गांव के बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं सभी खामोशी से सुन रहे थे। उनकी आंखों में भय की जगह अब समझ और हल्की शर्म थी। महंत ने धीरे धीरे रागिनी की कहानी सुनाई। उसका धोखा, अधूरी प्रतिज्ञा और रात भर जो भय, परछाई और चेतावनी उन्होंने अनुभव किया। शंभू ने धीरे से कहा, हमें ये समझना होगा कि साहस वही है जो अंधेरे और भय में भी आगे बढ़े। डर केवल तभी खत्म होता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसका सामना करते हैं। धीर ने जोड़ा, और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब सच दबाया जाता है तो वो फिर भी कहीं ना कहीं जागता रहता है। उसे केवल बहादुरी और ईमानदारी से सामने लाना पड़ता है। महंत ने अपनी दृष्टि गांव के सभी लोगों पर डाली। आज से हम सभी ये वादा करें कि किसी भी सच्चाई को दबाएंगे नहीं, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसका सामना करेंगे। यही रागिनी की कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धीरे धीरे सूरज की किरणें गांव के हर कोने में फैल गईं। कुएं का पानी चमकने लगा, पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में झूल रही थीं और फटे कपड़े के टुकड़े पर भी हल्की रोशनी पड़ रही थी। ये दृश्य न केवल डर और भय की समाप्ति का प्रतीक था, बल्कि नए साहस, न्याय और जिम्मेदारी का संदेश भी दे रहा था। शंभू और धीर ने महंत की ओर देखा। अब लगता है हम सच और साहस के साथ हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, कहानी का अंत केवल तब नहीं होता जब डर खत्म हो जाता है, बल्कि तब होता है जब उसके सीख और संदेश हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तीनों धीरे धीरे गांव की गलियों में चले। हर कदम के साथ उनके भीतर साहस और जिम्मेदारी की ऊर्जा फैल रही थी। हवा अब केवल ताजगी और उम्मीद से भरी हुई थी। रागिनी की प्रतिज्ञा भले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी, उसका संदेश और उसकी चेतावनी अब हर दिल में जीवित थी। गांव ने पहली बार न केवल सच देखा, बल्कि उसे अपनाने की हिम्मत भी दिखाई। और उसी सुबह नई शुरुआत के साथ ये कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ गई, साहस, सत्य और न्याय की ओर।